इस वीडियो में हम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जानेंगे। हम ये देखेंगे कैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया में बंगाल वाले रीजन को कैप्चर करने के बाद साउथ वाले रीजन को कैप्चर कैसे किया। ठीक है, टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। हम एक एक करके चारों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर से। फर्स्ट वॉर शुरू करने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है अब। तो यहाँ पे रेवेन्यू से लेके ट्रेड सब कुछ ये खुद ही देख रहे थे। और साउथ में इनके कुछ कुछ लोकेशंस पे जैसे चेन्नई वगैरह में इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और फोर्ट्स थे। ठीक है, और इस समय 1764 तक आते आते मुग़ल एम्पायर भी वीक हो चुका था। तो उस वजह से हुआ ये कि इधर पे आपका मराठास भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम, उन्होंने भी इंडिपेंडेंस कोशिश कर दिया था कि हम भी एक अलग स्टेट हैं। सिमिलरली मराठा की पावर भी बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच एक और नया स्टेट निकल के आता है सबसे नीचे, जो था मैसूर। यहाँ पे आता है आपका मैसूर स्टेट। जो आपका मैसूर था वो वडोयर किंगडम के अंडर था और वहाँ के राजा थे कृष्णा कृष्णा वडोयर वन। ठीक है, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हैदर अली। ठीक है, हैदर अली का ऐसा माना जाता है कि उस टाइम के मोस्ट केपेबल लीडर्स में से एक था। ये इनका प्राइम मिनिस्टर था, और प्राइम मिनिस्टर तो था और मैक्सिमम जो काम था इस मैसूर स्टेट का वो यही करता था। अब हुआ ये कि जैसे जैसे ये हैदर अली की पावर्स बढ़ती गई तो इसने खुद को एक्सपैंड करना शुरू किया चारों साइड। और एक समय ऐसा आया जब मैसूर ने पूरा का पूरा ये वाला कोस्ट कैप्चर कर लिया, इसको कि मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा एरिया मैसूर के अंडर आ चुका है। ठीक है, और अब ये इस तरफ भी एक्सपैंड कर रहे थे ऊपर की तरफ, जिससे कि मराठास को भी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे मराठा हो गए, यहाँ पे आपके हैदराबाद के निज़ाम हो गए। ठीक है, इनको भी दिक्कत हुई। साथ में यहाँ पे जो हमारे अंग्रेज़ हैं इनको भी दिक्कत हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और फाइनली ये तीनों एक अलायंस बनाते हैं और मैसूर को रोकने की प्लानिंग करते हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड था वो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनको ये डर था कि कहीं जो मैसूर है वो इनके मद्रास वाले रीजन को कैप्चर ना कर ले। ऐसा कर लेने के बाद उनका जो मद्रास का जो जितना भी ट्रेड था वो सारा बंद हो जाता। ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये वॉर करीब 2 साल चलता है, 1767 से 69 तक। ठीक है, उस वक्त जो बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, वो ही मेन मास्टरमाइंड था इसका। तो अंग्रेज़ों की तरफ से हो गया आपका रॉबर्ट क्लाइव, वहीं मैसूर की तरफ से हो गया आपका हैदर अली। ठीक है, अब होता ये है कि अगर मैं मैप पे वापस जाऊँ तो मराठास क्या करते हैं, धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। सिमिलरली निज़ाम भी इस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जो हैदर अली था वो सिर्फ एक फ़ाइटर नहीं था, वो डिप्लोमेसी में भी बहुत स्मार्ट था। तो उसने सम हाउ मराठास को भी और निज़ाम को भी, दोनों को मना लिया कि भाई तुम भी वहीं रुक जाओ, मैं भी आगे एक्सपेंड नहीं करूँगा, तुम भी आगे एक्सपेंड नहीं करोगे, तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। ठीक है, लेकिन हैदर अली समझ चुका था कि जो पूरी साजिश है ना वो इस आदमी की है, रॉबर्ट क्लाइव की। और रॉबर्ट क्लाइव का मेन सेंटर था मद्रास। तो ये क्या करता है, रातों रात हैदर अली अपनी पूरी फौज को लेके मद्रास पहुंच जाता है। तो ही रीच्ड मद्रास, और एकदम से पूरे मद्रास सिटी में अफरा तफरी मच जाती है कि भाई ये क्या हो गया, ये आदमी यहाँ कहाँ से आ गया। वो उस टाइम खौफ था इसका, हैदर अली का। ठीक है, और यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक पीस ट्रीटी साइन करती है, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ मद्रास।
ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, जिसमें सारे प्रिजनर्स जो भी थे वॉर के वो एक्सचेंज कर लिए गए और एक पीस ट्रीटी थी। ठीक है, इसके बाद हैदर अली वापस चला जाता है मद्रास को छोड़ के, इस उम्मीद में कि अब आगे एंग्लो मैसूर वॉर नहीं होगी। और इस पीस ट्रीटी में ये वादा किया जाता है कि अगर इंग्लैंड के ऊपर या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो मैसूर उसकी मदद करेगा। सिमिलरली अगर मैसूर के ऊपर कोई हमला करता है, जैसे अगर मैसूर के ऊपर फर्दर हैदराबाद का निज़ाम या फिर मराठा हमला कर देते हैं दोनों, तो उसमें उस केस में ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मदद करेगी। इस उम्मीद में हैदर अली मान लेता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है तो हमारी मदद कर देना, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चलता है 1780 से 1784 तक, करीब करीब 11 साल आप लगा लो। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म होता है 69 में और ये ख़त्म शुरू होता है 80 में, तो करीब करीब 11 साल शांति रहती है। ठीक है, लेकिन अगेन मैसूर जो था वो अपना पूरा अम्पायर एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो होता ये है कि अब जो पहले रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव को रिप्लेस करता है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अब अंग्रेज़ों की तरफ से लीडर है वॉरेन हेस्टिंग्स, या गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, जो मैसूर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है माहे, जो कि एक्चुअल में एक फ्रेंच पोर्ट था, यहाँ पे वो अटैक कर देता है। ठीक है, मैं आपको मैप पे बताऊँ अगर, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं है आपका माहे, केरला में, आज के केरला में। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग अटैक कर देता है। ठीक है, तो जो हैदर अली है वो क्या करता है, वो क्या करता है, मराठा के निज़ाम, सॉरी हैदराबाद के निज़ाम और मराठा को क्या करता है, अपनी तरफ कर लेता है। वो कि उसको ये समझाता है कि भाई देख, ना ये मेरी मदद करेगा ना तेरी मदद करेगा, एट द एंड आके वो हम दोनों को लूट के चला जाएगा और पूरे एरिया में ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम दोनों अब मेरी मदद करो, तुम लोग अब मेरी मदद करो, हम तीनों मिल के इस पर हमला करते हैं। ठीक है, तो हैदर यहाँ से बनाता है ट्रिपल अलायंस। ठीक है, हैदर प्लस निज़ाम प्लस मराठा, और ये तीनों मिलके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोर्ट आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलके कैप्चर कर लेते हैं आरकोट। ये चेन्नई के पास ही जगह है। ठीक है, ये यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे आपका आरकोट है, तो ये उसको कैप्चर कर लेते हैं। सिचुएशन को हाथ से निकलता देख वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, अपना एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर भेजता है, इसका नाम था कर्नल विलियम बेली। इस उम्मीद में वो उसे भेजता है कि एक बार फिर से सारा एरिया हमारे अंडर आ जाएगा। लेकिन होता ये है कि हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान उसको हरा देता है एक वॉर में। ये वॉर होती है आरकोट के पास एक जगह है पोलीलूर। ठीक है, यहाँ पे वो उसको हरा देता है। ये अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर्स है आरकोट से। तो जिस उम्मीद में आया था कर्नल बेली कि मैं इसको हरा दूंगा, तो ये इसको नहीं हरा पाता है और यहाँ से हार के वापस चला जाता है। ठीक है, और सबको ऐसा लग रहा था कि हैदर अली की फ़ौज भारी पड़ जाएगी, लेकिन होता यह है कि अब इस बार वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, अपना एक और मिलिट्री कमांडर भेजता है, इसका नाम था आयरकुट। इसको हम अगले पेज में देखते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग अपना एक और कमांडर भेजता है आयरकुट, जिसकी लड़ाई होती है हैदर अली के साथ। लड़ाई होती है पोर्टो नोवो पे। तो ये अगर मैं मैप पे आपको बताऊं, ये तीनों जगह, तो ये है इंडिया का मैप। तो यहाँ पे अगर आपका चेन्नई है, चेन्नई के थोड़ा सा नीचे आपका पोर्टो नोवो है,
और यहाँ पे कहीं है आपका आर्कोट। आर्कोट के एकदम ऊपर है आपका पोलिलोर। ठीक है, तो इनके बीच में लड़ाई होती है पोर्टो नोवो पे, और यहाँ पे होता ये है कि हैदर अली हार जाता है, कि ही वॉज डिफीटेड। ये लड़ाई चलती है 1781 में, और हैदर अली की डेथ होती है। हैदर अली की डेथ वॉर में नहीं होती है, हालांकि ये वॉर में घायल जरूर होता है, बट 1782 में इसकी अपने ही कैंप में डेथ होती है ड्यू टू कैंसर। तो ही डाइड ड्यू टू कैंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर था वो अंग्रेज़ जीत जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बड़ी चालाकी से मराठास और निज़ाम दोनों को अपनी तरफ कर लेता है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो मराठास के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये सी साइन की जाती है 1782 में। वहीं वो निज़ाम को क्या करता है, थोड़े पैसे पूसे खिला देता है, तो निज़ाम वॉज ब्राइब्ड। तो फाइनली आप देख पा रहे हो 1782 आते आते हैदर अली की डेथ हो जाती है। मराठास जो थे वो भी अब अंग्रेज़ों के साथ है, और निज़ाम हैदराबाद का वो भी अब अंग्रेज़ों के साथ है। तो जो टीपू सुल्तान था इसका बेटा, हैदर अली का बेटा, अब वो अकेला पड़ जाता है। ठीक है, तो वो सोचता है कि फाइनली हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को एंड करते हैं। तो अब होता ये है, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो एंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में फाइनली जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो एंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए 1784 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म होती है, जिसके बाद लगभग 6 साल तक शांति रहती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है आपका 1790 से 92 तक चलता है ये। ठीक है, तो इसमें अभी नोटिस करने वाली बात यह है कि टीपू जो है वो अकेला है, टीपू सुल्तान अकेला है। इसके साथ अब इंग्लिश भी है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, प्लस मराठास भी हैं, और प्लस हैदराबाद का निज़ाम भी है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग था। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में उसको रिप्लेस करता है कॉर्नवालिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉर्नवालिस। ठीक है, अब होता ये है कि जो ये भी अब ट्रिपल अलायंस बन गया। ये क्या करते हैं, ये तीनों मिलके बेंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, बेंगलोर उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी था मैसूर किंगडम का। और जो कॉर्नवालिस था वो ये बोलता है कि दैट वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आते आते ये तय था कि टीपू की जो हार है वो तय है, क्योंकि ये तीनों मिल के बहुत ज़्यादा हावी पड़े टीपू के ऊपर। फाइनली टीपू को भी रियलाइज़ होता है कि जीत पाना बहुत मुश्किल है, तो वो एक ट्रीटी साइन करता है। तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, इट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जो श्रीरंगपट्टनम में मैंने आपको पहले बताया था, ये मैसूर की कैपिटल थी। तो एंडेड विद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। ठीक है, इस ट्रीटी में टीपू जो था वो अपनी आधी टेरिटरी हार जाता है, और जितना भी हिस्सा उसके हाथ से निकल जाता है वो तीनों आधे आधे बांट लेते हैं। कुछ हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है, कुछ हिस्सा मराठास के पास जाता है, और कुछ हिस्सा निज़ाम हैदराबाद के निज़ाम के पास चला जाता है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, टीपू को 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे उस वक्त, ताकि आगे ये हमला ना करें अंग्रेज़। और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के बच्चों को भी हॉस्टेज बना लिया था। ठीक है ना, उनके बच्चों को अपने साथ लेके गए थे वो, कि इस वादे के साथ भाई तुम दोबारा हमला मत करना हमारे ऊपर, हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। ठीक है, तो फाइनली यहाँ जाके थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी ख़त्म होता है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर मात्र 1 साल चलती है,
क्योंकि टीपू की जो फौज थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो गवर्नर था वो हमारा था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को रिप्लेस करता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में वेल्सली। ठीक है, वेल्सली वर्सेस टीपू। और फाइनली जो वेल्सली था उसकी पूरी फौज श्रीरंगापट्टनम को चारों तरफ से घेर लेती है और ये बैटल चलती है एट श्रीरंगापट्टनम। और फाइनली टीपू वॉज किल्ड। ठीक है, ही वॉज किल्ड एट श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, जो टीपू है वो हेल्प मांगता है फ्रेंच आर्मी की, बट इससे पहले फ्रेंच लोग पहुंच पाते वेल्सली की फौज ने टीपू को मार दिया। और टीपू की जो बाकी पूरी फैमिली थी उसको वेल्योर में इम्प्रिजन कर देते हैं, फैमिली को वेल्योर में डाल देते हैं, भाई तुम यहाँ बैठो आराम करो। ठीक है, इसके अलावा जो एक्चुअल वडोयर फैमिली थी जिनका जिनका जिनके नाम मैसूर का पूरा किंगडम था, उनको क्या करते हैं, केवल जो मैसूर का फोर्ट था वहाँ पे उसको रखते हैं, भाई तुम यहाँ बैठो और आराम करो। ठीक है, तो द कोर एरिया ऑफ श्रीरंगापट्टनम एंड मैसूर वॉज गिवन बैक टू वडोयर किंगडम। ठीक है, अगर मैं ये मैप बनाऊँ ऐसे, तो जो कोर एरिया था यहाँ पे वो अगेन वडोयर किंगडम के पास रहता है, लेकिन उसके आसपास का जितना भी एरिया था, पहले तो ये एरिया ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के पास था, अब वो ये वाला एरिया पूरा कैप्चर कर लिया चारों तरफ का। ठीक है, केवल जो सेंटर था वो वडोयर किंगडम के पास था, उसके अलावा सारा कुछ अभी अंग्रेज़ों के हाथ जा चुका था। ठीक है, और लेटर क्या होता है, क्योंकि अब कोई कंट्रोल था नहीं इनके पास, वडोयर फैमिली के पास, तो ये 1799 में ही सब्सिडरी अलायंस भी साइन कर लेते हैं। ये क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, सब्सिडरी अलायंस। अभी के लिए आप याद रख लो कि 1799 में ये सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं, जो कि सेकंड स्टेट था जो ये सब्सिडरी अलायंस साइन करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी ख़त्म होता है। यहाँ पे कोई ट्रीटी नहीं है याद करने के लिए, क्योंकि ट्रीटी हो ही नहीं पाई, टीपू ऑलरेडी मर चुका था और जो वडोयर फैमिली थी वो सब्सिडरी अलायंस साइन करके हार मान लेती है। ठीक है, अब कुछ वो चीज़ देखते हैं जो एग्ज़ाम में जनरली आती है। तो जनरली इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सा ब्रिटिश कमांडर था, तो वो आपको याद रखना है। तो देखिए, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट में रॉबर्ट क्लाइव था, सेकंड में जो गवर्नर था वो तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, लेकिन जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी आयरकूट ने। सिमिलरली थर्ड में था आपका कॉर्नवालिस और फोर्थ में था आपका वेल्सली। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं, क्लाइव, आयरकूट, कॉर्नवालिस एंड वेल्सली। इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, फर्स्ट है सी, नेक्स्ट है ई सी डब्ल्यू, यानी कि क्लाइव, आयरकूट, कॉर्नवालिस एंड वेल्सली। इसको याद रख सकते हो आप, क्लेवर, एलिफेंट, क्लाइम्स दी वॉल। ठीक है, तो आपका पहला हो गया सी से क्लेवर, सी हो गया आपका क्लाइव, एलिफेंट का ई हो गया आपका आयरकूट, फिर से सी आ गया आपका क्लाइम्स का कॉर्नवालिस, और डब्ल्यू से आपका हो गया वेल्सली। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।